हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर में। तो बच्चों, ये चैप्टर रिवीजन के पर्पज से है, तो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर में। बिना किसी देर किए हुए चलो इस सेशन को हम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और फटाफट सभी चीजों को करते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि ये जो नेशनलिज्म है वो आपका पहला चैप्टर यूरोप और दूसरा चैप्टर इंडिया। तो नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत क्यों हुई? तो नेशनलिज्म जो यूरोप में फैला उसका रीजन था उनको एक कंट्री बनानी थी, नेशन स्टेट बनाना था। लेकिन जो इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, जो हमारा देश प्रेम जागा, हम तो ऑलरेडी पहले से एक नेशन स्टेट थे, लेकिन हमारे अंदर जो नेशनलिज्म की भावना जागी है वो उसका कारण एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट है। हमारे ऊपर जो रूल कर रहे थे अंग्रेज, हमारे अंदर उनके मतलब क्या बोलूं मैं, अगेंस्ट में भावना आ गई थी, तो इसी वजह से हमारे अंदर नेशनलिज्म आया। अब देखो जल्दी जल्दी इस टॉपिक को जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो है इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था, एलाइड वर्सेस एक्सिस पावर। इसमें वर्ल्ड वॉर के बीच में इंडिया जो था वो अंग्रेजों के गुलाम था, तो इंडिया जो है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से जो सब कुछ सारा रिसोर्सेज था वो वॉर के अंदर जो है वो चला जा रहा था, जिसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा तो हमारे ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे और इसीलिए टैक्सेस भी बढ़ गया। टैक्सेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो फूड प्राइसेस था, जो फूड था वो भी, फूड के प्राइसेस भी बढ़ गए थे। और उस टाइम पे क्रॉप फसल का भी खराब होना एक बहुत बड़ा रीजन बना। उसके बाद जो लोग वॉर कर रहे थे, जो लड़ाई कर रहे थे वहां जाके बॉर्डर पे, तो सेनाएं भी मर रही थी। तो सेनाएं मर रही थी, उनको रिप्लेस करने के लिए और सेना की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था। उसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो थी वो अलग तरह से लोगों की जान ले ही रही थी। तो ये सारे रीजंस थे वर्ल्ड वॉर के बाद। और इस वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारे रीजंस जो हैं वो इनफ थे जिसकी वजह से हमारे अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो इमोशंस जनरेट हो जाए। और इसी वजह से जब गांधी जी आते हैं तो वो सत्याग्रह करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम सत्याग्रह, जब गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आते हैं उसके बाद वो सत्याग्रह करते हैं, पर उनका जो मेथड है सत्याग्रह वो क्या है? तो उनका जो मेथड सत्याग्रह है उसमें है सत्य जोड़ आग्रह। मतलब कि अगर आपका कारण सत्य है, अगर आप सही कारणों के लिए लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल फोर्स जो है वो जरूरत नहीं है, आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं है। आप अहिंसा के द्वारा भी अपने कारण को अचीव कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि इफ कॉज इज ट्रू देन नो फिजिकल फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद इस सत्याग्रह का मेथड का यूज गांधी जी ने पहले चंपारण 1917 में किया। ठीक है। वहां पे वो जो किसान थे, किसान का फसल जो है अच्छा नहीं गया था, तो वो किसान जो है वो अंग्रेजों को कह रहे थे कि हम आपको रेवेन्यू नहीं देंगे, इंडिगो कल्टीवेशन की बात है, तो वहां पे हुए सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा में फिर अगेन वो किसान के साथ खड़े रहे और अंग्रेजों के विरोध में खड़े रहे। लेकिन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था बच्चों, इसमें जो वो मजदूर के साथ थे और जो इंडस्ट्री के ओनर हैं उनके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से इनकी जो इनकम है, फूड प्राइसेस जो है, उनका फूड का जो प्राइस है वो बढ़ गया था, लेकिन इनकी जो इनकम थी वो नहीं बढ़ रही थी। तो इन्होंने इनकम बढ़ाने की डिमांड की थी, तो इसीलिए गांधी जी ने इन वर्कर्स का सपोर्ट किया। अब हम देखते हैं रॉलेट एक्ट। तो जो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, इस रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने, हम लोग चूंकि प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे वो अहिंसा के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यार अब हम रोकेंगे कैसे, क्योंकि ये बंदूक तो चला नहीं रहे, बंदूक चला रहे होते तो हम इनको जेल में डाल देते, लेकिन ये बंदूक चला नहीं रहे तो हम इनको रोके कैसे। तो इसीलिए उन्होंने एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के दौरान शक के आधार पे, जो अगर किसी को डाउट है, अगर ब्रिटिशर्स को अगर डाउट है किसी भी इंसान के ऊपर में, तो उनको शक के आधार पे 2 साल के लिए जेल में उनको भेज सकते थे, बिना किसी कोर्ट के ट्रायल के। कोर्ट में भी आपको नहीं जाने जाया जाएगा, आप 2 साल के लिए अंदर हो जाओगे बस शक के आधार पे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे किया? तो रॉलेट सत्याग्रह में हड़ताल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत तरह की चीजें हुई। और उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ये हम कैसे भूल सकते हैं कि जलियांवाला एक पार्क था, जिस पार्क में बैसाखी मनाने लोग आए थे, जिसमें जो एग्जिट गेट था बस एक था, और उस एग्जिट गेट पे जनरल डायर खड़े हो गया और अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को बोला कि अंधाधुंध तुम जो है वो गोलियां चलाओ, और इसीलिए इसमें हजारों लोगों की मौत हुई।
फिर हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश की जो टीम थी, ब्रिटेन की जो टीम थी, वो जीत गई थी और ब्रिटेन के खिलाफ कौन लड़ रहा था? ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर का जो किंग था, जिसको हम कैलिफ बोलते हैं, वो कैलिफ क्या था? वो सिर्फ ऑटोमन एम्पायर का ही किंग नहीं था, बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड में मुस्लिमों का वो सुप्रीम लीडर था। तो अंग्रेज जब ऑटोमन एम्पायर को हराती है तो कैलिफ को भी हटाती है उसके पोजीशन से, जिससे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो नाराज हो जाती है और मुस्लिम जो है वो इंडिया में भी थे, इसीलिए उन्होंने इसका अपोज किया। ठीक है, और इनके लीडर्स कौन कौन थे? तो इनके लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जो खिलाफत आंदोलन के थ्रू जो है वो अंग्रेजों का विरोध करते हैं और साथ में बाद में जाकर के वो गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें हिंदू मुस्लिमों को एक करना चाहिए और साथ में कोई एक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लॉन्च करना चाहिए। और तब जाकर के जो खिलाफत आंदोलन है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ जाती है, जो कि 1920 में हुआ। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग इसके वर्ड में ही छुपा है, नो कोऑपरेशन, मतलब हम कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। हिंद, हमारे जो गांधी जी हैं वो एक अपने हिंद स्वराज किताब की नाम थी शायद, उसमें वो कहते हैं कि अगर हम अंग्रेजों का कोऑपरेट करना बंद कर दें तो हम पे अंग्रेज शासन ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो कहते हैं बॉयकॉट कर दो, कोऑपरेट करना ही नहीं है। वो सिविल सर्विस को बॉयकॉट कर दो, पुलिस को बॉयकॉट करो, कोर्ट्स जो है उनको बॉयकॉट करो, स्कूल्स को बॉयकॉट करो, कॉलेज को बॉयकॉट करो, जो भी फॉरेन गुड्स है उन सबको बॉयकॉट करो। क्यों? क्योंकि इन सब पे इन सब का जो मालिक था वो कौन था? अंग्रेज। तो अगर हम इन सब का बॉयकॉट करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम अंग्रेजों का भी बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट मतलब क्या? कि फिल्म चल रही है और हम नहीं देखने जाएंगे, मतलब ये कि मार्केट में सामान बिक रहा है और हम नहीं खरीदेंगे, तो ये बॉयकॉट हुआ। अब विरोध क्या हुआ? रिफ्यूज क्या हुआ? कि हम फिल्म चलने ही नहीं देंगे, मतलब मूवी हम नहीं देखने जा रहे, मतलब हमने बॉयकॉट किया। लेकिन अगर हमने मूवी चलने ही नहीं दिया उस हॉल में, वो रिफ्यूज करना हो गया, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बॉयकॉट कर रहे हैं। और बॉयकॉट ये हो गया। उसके बाद जब मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बताऊंगा तो उसमें हम डिसोबे कर रहे हैं, हम यहां पे जो भी अंग्रेजों के द्वारा कानून है हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बताऊंगा उसमें हम उन कानूनों को तोड़ते हैं। तो ये चीजें दोनों में ध्यान रखना है, इसमें नो कोऑपरेशन है, इसमें बॉयकॉट है, उसमें रिफ्यूज है। ठीक है, तो इसमें बॉयकॉट करते हैं इन सब चीजों का। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है हम शुरू कब से करते हैं? तो नागपुर सेशन होती है। इस नागपुर सेशन जो 1920 में होता है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट करती है, बोलती है कि आज से हम शुरू करेंगे। और ये खत्म कैसे होती है? तो चौरी चौरा इंसिडेंट से, क्योंकि जो भी रिवॉल्यूशन गांधी जी के नेतृत्व में हो रही थी उस आंदोलन में गांधी जी ने एक बात कही थी कि हम वायलेंस नहीं करेंगे। और चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं उनके ऊपर पुलिस जो है वो गोलियां चलवा देते हैं, फिर कुछ लोग गुस्सा होकर के पूरे पुलिस थाने में ही आग लगा देते हैं। तो इससे वो प्रभावित होकर के गांधी जी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि लोगों ने अभी तक नॉन वायलेंस का तरीका सीखा ही नहीं है, इसीलिए वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या थी इसके? तो लिमिटेशंस ये थी कि जब बच्चों ने स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत, टीचरों ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया, कोर्ट में लोग जाना छोड़ दिए, कोर्ट में जो वकील थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। तो भैया हम लोगों ने फॉरेन गुड्स, जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी सामान थे, उनको अपोज करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो भाई हम अगर बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाएंगे, कोर्ट में अगर लॉयर नहीं जाएंगे, फिर कहां जाएंगे? उनकी रोजी रोटी चलेगी कैसे? बच्चे हमारे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि सारे स्कूल जो है वो किनके द्वारा रेगुलेटेड है? वो है कंट्रोल्ड ब्रिटिशर्स के द्वारा, वही सरकार है। तो इसीलिए अगर हम स्कूल्स में जा रहे हैं तो हम उनके अंडर में है। तो अगर हम स्कूल का विरोध कर रहे हैं फिर जाएंगे कहां? कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि हम विदेशी कपड़े नहीं खरीदेंगे तो किसे क्या खरीदें? खादी। खादी हमारा देसी है, लेकिन खादी बहुत महंगा होता था। क्यों? क्योंकि विदेशी कपड़े मशीन में बनते थे और खादी हाथों के जरिए बनते थे और इसीलिए ये महंगे होते थे। तो ये सब दिक्कतें थी यहाँ पे, लिमिटेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद बात आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था तो ये कंट्री साइड मतलब गांव के इलाके में क्या हो रहा था? तो गांव के इलाके में जो किसान थे, पीजेंट, उनके और तालुकदार जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, तो जमींदार और किसान के बीच में हो रही थी बातें। क्यों? क्योंकि जो जमींदार था उनको किसान रेंट नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी ऑफ कोर्स फसल खराब हो गई थी। लेकिन लैंडलॉर्ड जमींदार जो थे वो फिर भी जबरदस्ती उनसे कर वसूलते थे। तो इसीलिए उनका डिमांड था कि भैया हमारा जो कर है उसको सबसे पहले कम करो और जो बेगारी है वो जो है उसको खत्म करो। बेगर क्या होता है? तो सर ये बेगर भिखारी वाला नहीं हुआ, ये बेगर दूसरे तरह का।
बेगर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान बिना अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं बिना पैसों के, उसी को बेगर बोलते हैं। अगर आप किसी इंसान से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं और वो भी उसको बिना सैलरी दिए हुए, उसको बेगर बोलते हैं। उसके बाद नाई धोबी बंद भी उन्होंने किया। नाई धोबी बंद क्या होता है बच्चों? तो नाई धोबी बंद मतलब जो भी लैंडलॉर्ड, जो भी जमींदार, अगर वो मतलब रेवेन्यू कम नहीं कर रहे हैं तो उनको सोशल बॉयकॉट किया जाता था। कोई जो धोबी है उनके कपड़े नहीं खींचता था, कोई जो बार्बर है उनके बाल नहीं काटता था, ठीक है। तो ये सब काम उनके साथ उनका हेल्प नहीं किया जाता था, ठीक है। अब देखो इसी गांव के इलाके में, अवध में, बाबा रामचंद्र जो फीजी के एक फीजी में वो इंडेंचर्ड लेबर बन के गए थे, और जब वो फीजी से आए तो उन्होंने संन्यास ले लिया। तो बाबा रामचंद्र जो है वो इन्हीं किसानों की मदद करने के लिए वो विरोध किए, ठीक है। और इनका सपोर्ट जवाहरलाल नेहरू भी करते थे। और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र जी के साथ हमारे अवध किसान सभा को लॉन्च करते हैं। किसानों के लिए ये एक अलग से काउंसिल लॉन्च करते हैं। अब देखो, ये तो हमने गांव की बात कर ली। अब देखो ट्राइबल अपराइजिंग की बात। ट्राइबल मतलब आदिवासियों ने अंग्रेजों का विरोध कैसे किया। तो आदिवासी कहां की बात कर रहे हैं हम? तो ये गुड्डम हिल्स की बात है। आंध्र प्रदेश में एक गुड्डम हिल्स है, वहां की बात है। वहां पे एक अलूड़ी सीतारमन राजू थे जो वो कहते थे कि मैं भगवान का अवतार हूं और मुझे ना कोई तलवार काट सकती है, ना कोई बंदूक की गोली मुझे छेद कर सकती है। लेकिन बाद में छेद करके चली गई, वो अलग बात है। तो खैर ये सारी बातें हो रही थी। और ये अलूरी सीतारमन राजू बहुत महान नेता थे। इन्होंने एनसीएम को भी सपोर्ट किया। ये भी कहते थे कि खादी पहनो, खादी मतलब देसी कपड़ा। उसके बाद वो भी कहते थे कि दारू वारू जो है वो सब पीना बंद कर दो, ये सब अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। अब उसके बाद देखो क्या होता है, स्वराज प्लांटेशन की बात करते हैं। स्वराज मतलब प्लांटेशन आपको पता है, चाय बागान के जो खेत हैं दार्जिलिंग में, आसाम में, वहां पे जो मजदूर थे जो चाय बागान में खेती करते थे, जो चाय बागान में कोई बिहार से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई बंगाल से आया है, चाय बागान में खेती कर रहा है, ठीक है। किसके लिए? अपने मालिक के लिए। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि अगर बिहार में उसके पास अपना लैंड ही नहीं था, क्योंकि सारा जमीन जो है जमींदार के पास है, तो उसके पास कोई जमीन है ही नहीं। अगर उसके पास जमीन होती तो वो वहीं पे खेती कर रहा होता। वो इतना दूर आसाम में आके क्यों वहां पे काम कर रहा होता? उनके पास कोई था ही नहीं जमीन, इसीलिए वो वहां पे आके काम कर रहे थे। और जो टी गार्डन थी उनके लिए एक एक्ट था जिसको बोलते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। और उस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत कोई भी किसान, कोई भी मजदूर जो है वो टी गार्डन के बाहर बिना परमिशन के नहीं जा सकता है। और इसी वजह से ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया कि कोई मजदूर जो है वो इसको छोड़ के नहीं जाए। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है तो इसमें किसानों का मनोबल, मजदूरों का मनोबल बढ़ता है और वो कहते हैं कि अब जो है वो गांधी राज आएगा, ठीक है। और जब गांधी राज आएगा फिर हम सबको, वो अपना ऐसे ही अजम्पशन मानते थे, ऐसा गांधी जी ने अनाउंस नहीं किया था, पर उनको ऐसा लगता था कि अब गांधी राज आएगा और गांधी राज जब आएगा तो हमें अपने ही गांव में जमीन मिलेगी। और अगर हमें अपने ही गांव में जमीन मिलेगी तो हमें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसी की चलते क्या करते हैं कि वो टी गार्डन, चाय बागान को छोड़ के सभी मजदूर भाग जाते हैं। बस बाद में पुलिस उनको पकड़ती है, खूब कुटाई करती है और वापस उनको चाय बागान में लेके आ जाते हैं। ओके, अब हम साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन 1928 में अंग्रेजों के द्वारा ये भेजा जाता था कुछ दिनों पे कमीशन, ताकि देखने के लिए कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया, सभी लोगों ने विरोध किया, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, सभी पार्टी ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो बोलती थी कि आपको अगर इंडियंस के बारे में जानना है कि इंडियंस किस हालत में है तो उस कमीशन में, उस कमेटी में इंडियंस को तो लो। आपने कोई इंडियन लिया ही नहीं उस कमेटी में, फिर कैसा ये कमेटी? अगर आपको इंडियन के बारे में जानना है तो इंडिया से पूछो, अगर आपको इंडियंस के बारे में जानना है तो आप इंडियन से पूछो। पर आपने इस कमेटी में किसी इंडियन को रखा ही नहीं है, इसलिए इन्होंने विरोध किया। गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ऐसे किया, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों क्या होता है। उसके बाद लाहौर कांग्रेस सेशन होता है। लाहौर कांग्रेस सेशन में जवाहरलाल नेहरू जो है, लाहौर कांग्रेस सेशन कब होता है? 1929 में। तो जवाहरलाल नेहरू इस कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे। ये कहते हैं कि एक साल बाद, मतलब 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और इसी वजह से आज भी हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। यही कारण है। अगर आपसे कोई पूछे कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो कारण यही है क्योंकि हमारे जवाहरलाल नेहरू ने 29 में ही यह फैसला किया था कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ओके, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म, अब बात आई सिविल डिसोबीडियंस की। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा 1930 में। कैसे? इसकी शुरुआत होती है सॉल्ट मार्च से। गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी
कोस्ट पे जाते हैं, डांडी समंदर का एक किनारा है, वहां पे जाते हैं, वहां पे बोलते हैं, देखो अंग्रेजों ने एक नमक के लिए कानून बनाया था, उन्होंने बोला था कि भैया हमारे अलावा, सरकार के अलावा कोई भी नमक नहीं बनाएगी। गांधी जी बोलते हैं रुको अभी तुमको दिखाते हैं क्या होता है। वो समंदर में नमक कैसे बनाया था, समंदर में पानी उठाया उन्होंने, बोला कि लो हो गया, मैंने तुम्हारे लॉज को तोड़ दिया है। तो गांधी जी पहली बार देश के सामने में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक्ट को तोड़ते हैं और पूरे देश को आह्वान करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया हर एक चीज तोड़ दो, मतलब कानून की बात करते हैं, ठीक है, कि जो भी कानून अंग्रेजों ने बनाया है सबको तोड़ना है। नॉन कोऑपरेशन में हम सिर्फ बॉयकॉट कर रहे थे, इसमें हम बॉयकॉट के नेक्स्ट स्टेप पहुंच गए, नेक्स्ट लेवल पे। हम बोलते हैं हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम करेंगे रिफ्यूज, हम उस सारे कानून को तोड़ेंगे जो अनजस्ट हैं, और इसीलिए उसकी शुरुआत वो सॉल्ट लॉ को तोड़ के करते हैं। अब देखो सीडीएम का मतलब क्या होता है कि हम डिसोबे कर रहे हैं, हम रिफ्यूज कर रहे हैं कोऑपरेशन, हम जो है वो रेवेन्यू, हम देखो कोई भी जो लोग होते हैं ना वो सरकार को टैक्स देती है, तो टैक्स देना जो है वो कानूनन मतलब सभी को देना है। तो अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा मतलब उस लॉ को तोड़ रहा है, तो जो लोग हैं उन्होंने लॉ तोड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने टैक्स देना छोड़ दिया, रेवेन्यू देना छोड़ दिया, चौकीदारी टैक्स लगता था वो देना छोड़ दिया। उसके बाद जो ऑफिशियल्स थे वो रिजाइन करना शुरू कर दिए। अगेन फॉरेन क्लॉथ को जलाया जाता है, फॉरेन गुड्स को बैन किया जाता है, लिकर पिकेटेड किया जाता है, मतलब शराब दुकानों के सामने में धरना दिया जाता है, ये सब चीजें होता है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट में इरविन जो है गांधी जी के साथ समझौता करते हैं कि हम आपकी कुछ बात मान लेते हैं, और गांधी जी बोलते हैं आप मेरी कुछ बात मान लो, इरविन बोलता है आप मेरी कुछ बात मान लो। तो गांधी जी की कुछ बात इरविन मानता है और इरविन की बात कुछ बात गांधी जी मानते हैं। और क्यों? क्योंकि इरविन का मन रहता है कि गांधी जी जो है वो लंदन में हो रहे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था, ना गांधी जी ने लिया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इरविन गांधी जी को बुलाता है और गांधी जी बोलते ठीक है हम जाएंगे। और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते हैं तो अपनी डिमांड्स को रखते हैं, पर वो डिमांड्स मानी नहीं जाती है। तब वापस से गांधी जी आकर के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस से शुरू करते हैं, लेकिन जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक साल ही चलता है, वो वापस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो ना तो उसको खत्म करो, बीच में रोक दोगे फिर से शुरू करोगे तो वो चीजें सही से नहीं चल पाती है, ठीक है। अब सीडीएम का लिमिटेशन क्या था? तो भैया दलित का इसमें पार्टिसिपेशन कम था। क्यों? क्योंकि दलित के नेता कौन थे? हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जी। तो बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि हमें आजादी से पहले हमें इस वर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा, पर गांधी जी कहते थे कि नहीं, वर्ण व्यवस्था को हम बाद में उखाड़ फेंकेंगे पर पहले हमें आजादी चाहिए। तो ये चीजें थी, इसीलिए दलित का पार्टिसिपेशन नहीं था और मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन कम था। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस है। उसके बाद हम अंतिम में जो बात करेंगे वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि हम एक देश कैसे हैं जब तक हम में एकता की भावना नहीं है। अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति दिल्ली में आ रहा है, बंगाल में आ रहा है, कभी भी ऐसा निश्चित है कि जरूरी नहीं है कि सभी तमिलनाडु के व्यक्ति बंगाली को जानते ही होंगे। हर एक बंगाल में रहने वाला व्यक्ति तमिलनाडु गया ही होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बंगाल में रहने वाला व्यक्ति, तमिलनाडु में रहने वाला व्यक्ति फील करता है कि हम एक देश के नागरिक हैं। तो वो जो एकता वाली भावना है वो कैसे आई हमारे अंदर? तो वो आई थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, क्योंकि अंग्रेजों ने हम सबको एक साथ धोया है। तो हम सब अंग्रेजों से एक साथ मार खाए हैं। अगर हमारे देश में कुछ लोग मार खाए जाते हैं अंग्रेजों से और कुछ लोग नहीं खाए जाते अंग्रेजों से, तो जो है हम में एकता नहीं आती। लेकिन जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अगर उनके 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को एक साथ जो है वो पीटना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों बच्चों के अंदर एकता आएगी। उसी तरीके से अंग्रेजों से हमने, पूरा देश ने एक साथ मार खाया था, यूनाइटेड स्ट्रगल। हमने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक साथ हम लोगों ने लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसीलिए आई थी हमारे अंदर एकता वाली भावना। उसके बाद थ्रू कल्चरल प्रोसेस से भी आता है, जैसे कि हम अपने हिस्ट्री को भी झांकते हैं, हिस्ट्री में भी हम एक थे। उसके बाद फोकलोर, कहानियां, गाने, उसके बाद कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें एक करती है। सिंबल्स कैसे? तो भाई गाने कैसे? तो जनगण मन जब हम गाते हैं। सिंबल कैसे? तो हमारा फ्लैग हो गया, ठीक है, फोकलोर। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं ना जो चाहे आप इंडिया के उस कोने में रहो, चाहे आप इंडिया के इस कोने में रहो, आपको एकजुट बनाता है, आपको एक करता है। इंडिया के फ्लैग को चाहे हिंदी बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे तमिल बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे बंगाली बोलने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इंडिया के फ्लैग को पहचानता है, हर व्यक्ति राष्ट्रगान को जानता है।
तो यही सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से हमें कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई है। और उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ में ही वंदे मातरम स्लोगन का जिक्र है। उसके बाद भारत माता की जो सबसे पहले पेंटिंग बनाई गई थी वो किन्होंने बनाई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया जो है एक बुक लिखा था किन्होंने लिखा था नतेशा शास्त्री। और फिर स्वदेशी, जब स्वदेश आंदोलन चल रहा था तो स्वदेशी ट्राइब मतलब एक फ्लैग बनाया गया था जो कि लाल, हरा और पीला कलर का था, जिसमें 8 लोटस था। ठीक है, उसके बाद स्वराज फ्लैग आया। ये स्वराज फ्लैग जो है वो गांधी जी के द्वारा डिजाइन किया गया, जिसमें रेड मतलब सैफरॉन जो अभी वाला फ्लैग है ना वैसा ही फ्लैग है स्वराज फ्लैग। बस अंतर यह है कि वहां पे चक्र के जगह पे ना गांधी जी ने चरखा रख दिया था। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से चरखा जो है वो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट को दिखाता है कि हम आत्मनिर्भर हैं। फिर बाद में जाकर के उसी गांधी जी के द्वारा ही डिजाइन किए गए फ्लैग में हमने चेंजेस लेके आए, हमने चरखा को उठा करके अशोक चक्र रख दिया। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि चरखा जो है वो आधुनिकता का प्रतीक नहीं है और चक्र जो है वो आधुनिकता का प्रतीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा, और अपने दोस्त को भी भेजो, वो भी तो पढ़ ले यार। तुम अकेले अकेले थोड़ी पढ़ना है तुम्हें, अपने दोस्त को भी भेजो ताकि वो भी पढ़ ले। चलो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।